तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या होते हैं? ठीक है, न्यूट्रिनो को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे म्यू से, ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी को करते हैं हम लोग, एंड एंटी न्यूट्रिनो इस पे बार लगाएंगे। एंटी न्यूट्रिनो बार लगा दिया मैंने, तो एंटी न्यूट्रिनो हो गया। तो ये क्या होते हैं? लाइक फोटॉन्स, फोटॉन्स की तरह होते हैं, लाइक फोटॉन्स हैविंग रेस्ट मास, having rest mass is 0, जिनका रेस्ट मास 0 होता है, एंड चार्ज इज एंड नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, लेकिन इनमें स्पिन क्वांटम नंबर होता है, हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर, हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर +-1/2। ठीक है, +-1/2 स्पिन क्वांटम नंबर होता है। देखो, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये कब प्रोड्यूस होते हैं? न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, याद रखो, न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होगा जब न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा। न्यूट्रिनो इज प्रोड्यूस्ड विथ न्यूट्रॉन। तो आप न्यूट्रिनो से न्यूट्रॉन याद रखो, न्यूट्रॉन से न्यूट्रिनो याद रखो, न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होगा, और उसका उल्टा तो आपको याद हो ही जाएगा। और एंटी न्यूट्रिनो कब प्रोड्यूस होगा? एंटी न्यूट्रिनो इज प्रोड्यूस्ड विथ प्रोटॉन। तो जब न्यूट्रॉन बनेगा, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब न्यूट्रॉन बन रहा है, तो न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलेगा। और जब प्रोटॉन बन रहा है, मतलब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है कोई चीज, तो प्रोटॉन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो प्रोटॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, इनको हम बोलते हैं एंटी पार्टिकल। न्यूट्रिनो एंड, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें एंटी पार्टिकल बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है एंटी पार्टिकल्स? ये क्या होता है, आपस में कोलाइड वगैरह करके ये इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। ठीक है, गेट डिस्ट्रॉयड इन कोलाइडिंग कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, मतलब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलाइड कर लेते हैं तो अपनी एनर्जी वगैरह को। ये एंटी पार्टिकल बहुत कम इनका लाइफ टाइम होता है। ठीक है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो आपको बहुत कम टाइम के लिए देखने को मिलेगा। अगर कोई रिएक्शन हुई तो उसमें न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो बन रहे हैं, तो बहुत कम समय के लिए बनते हैं। ठीक है, गेट डिस्ट्रॉयड इन, तो एंटी पार्टिकल्स होते ही है, गेट डिस्ट्रॉयड इन कोलाइडिंग एंड converting into energy एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट होके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, या कोलाइड करके डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिहिलेशन। एन स्पेलिंग दे देते हैं, एनिहिलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिहिलेशन। ANNIHILATION। ठीक है, एनिहिलेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिहिलेशन। जो न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो, ये एंटी पार्टिकल्स कहलाते हैं। ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, कैसे? आपस में टकरा के या एनर्जी में कन्वर्ट होके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिहिलेशन। टॉपिक डालो आप, अल्फा डीके, अल्फा, बीटा, बीटा प्लस, बीटा माइनस, अब वो सारे डीके पढ़ेंगे हम लोग।
सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अल्फा डिके। अल्फा डिके का मतलब है एमिशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, एमिशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, एमिशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, अब मान लो कोई रिएक्शन ले लेता हूं, कोई भी एक एक्स एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग। एक एक्स एलिमेंट ले लिया मैंने जिसका एटॉमिक नंबर है Z, इसका मास नंबर है A, इसका अल्फा डिके हुआ। तो अल्फा डिके हुआ तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 2 होगा और मास नंबर क्या होगा 4 होगा। तो देखो इसके मास नंबर में क्या हो जाएगा, इसमें प्रोटॉन्स कम हो गए, कितने 2 प्रोटॉन्स कम हो गए, तो अभी एलिमेंट ही बदल गया, तो ये अब Y में बन गया। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा Z-2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे Z-2, और नंबर ऑफ A क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जब मास नंबर बोलो तो मास कितना कम हो गया 4, तो A-4। ये बात समझ में आई। Z हो जाएगा Z-2। आपकी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। Z-2 + 2, Z हो जाएगा A-4 + 4, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका, ये अल्फा पार्टिकल है। तो जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा और मास 4 से कम हो जाएगा। प्लस इसके साथ कुछ एनर्जी भी निकलेगी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे क्यू वैल्यू। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू क्या है आपकी, क्यू वैल्यू ये है आपकी एनर्जी रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसे हम बोलते हैं क्यू वैल्यू। ठीक है, एनर्जी रिलीज। अब एनर्जी रिलीज कैसे निकालोगे आप, तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका रिएक्टेंट का जो मास है, यहां पर ये न्यूक्लियस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, टुकड़ों में टूट रहा है। तो जब ये टुकड़ों में टूटेगा तो क्या होगा, कुछ मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इन दोनों का मास आप कंबाइन करके अगर देखोगे इसके कंपैरिजन में, तो वो इन दोनों को जोड़ दोगे आप, इन दोनों के मास को, तो इसके मास से थोड़ा सा कम आएगा। तो वो मास कहाँ गया, इसका जितना मास था तो इन दोनों के बराबर आना चाहिए था, तो वो मास कहाँ हो गया, वो मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, क्यू वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो क्यू वैल्यू कैसे निकालोगे, एनर्जी रिलीज, और एनर्जी रिलीज कैसे निकालोगे, रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास, रेस्ट मास एनर्जी of reactant minus rest mass energy of reactant minus rest mass energy of प्रोडक्ट। ठीक है, रेस्ट मास का मतलब है कि बॉडी या एटम मूव नहीं कर रहा तब उसका मास कितना है, तब उसमें कितनी एनर्जी, इक्वल टू mc स्क्वायर से उसकी एनर्जी निकाल लेंगे हम लोग। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका होगा एनर्जी रिलीज। तो जो क्यू वैल्यू है, जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ, अभी जो पार्टिकल, ये पार्टिकल क्या हुआ, ये पार्टिकल न्यूक्लियस टूटा, तो जैसे मान लो कोई बम है, कोई बम में ब्लास्ट हुआ, तो एक पार्टिकल क्या होगा, इस तरफ जाएगा, एक पार्टिकल इस तरफ जाएगा। तो बम की जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ चली गई, तो बम की जो एनर्जी है वो इन पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। बॉम्ब के अंदर जो एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, बॉम्ब, इन पार्टिकल्स को जो काइनेटिक एनर्जी मिली उस एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से जब न्यूक्लियस में इसमें फिशन हुआ, न्यूक्लियस में अल्फा डिके हुआ, तो जो अल्फा पार्टिकल, ये अब ऐसे थोड़े अल्फा पार्टिकल निकल के आगे आके खड़ा हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल स्पीड से निकलेगा, तो इसकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, और इसकी भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों की कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू आपको जो अवेलेबल होगी वो इन द फॉर्म ऑफ
Q value is available. Q value is available in the form of kinetic energy of product. Kinetic energy of product. तो जो Q वैल्यू होगी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आपको अवेलेबल होगी। तो मान लो मुझे ये जो रिएक्शन दे रखी है x इक्वल टू वाई प्लस अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो ये तो न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करे, न्यूक्लियर रिएक्शन रिप्रेजेंट करे। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में मान लो गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, इसको मैं भी रब कर रहा हूं। आपको मास गिवन है किसका, एक्स वाई और अल्फा पार्टिकल का, हीलियम न्यूक्लियस का। मान लो इस रिएक्शन में mx जो है, mx ये मास ऑफ x एटम, जो x वाला एटम था उसका मास है। my जो है वो है मास ऑफ y एटम, और m अल्फा या हीलियम ले लें, m अल्फा मतलब m हीलियम ले लो। m हीलियम जो है वो मास है किसका, हीलियम एटम का, ना कि अल्फा पार्टिकल का, ना न्यूक्लियस का, हीलियम एटम का मास दे रखा है। ठीक है, रिएक्शन आपको पता ही है, रिएक्शन क्या है, एक्स जेड ए, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाई जेड माइनस टू ए माइनस फोर प्लस टू एच ई फोर, ठीक है, प्लस क्यू वैल्यू निकल रही है। मुझे ये क्यू वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे ये क्यू वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड क्यू वैल्यू, फाइंड क्यू वैल्यू, ये क्यू वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। आपको ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे क्यू वैल्यू का, मैंने फॉर्मूला बताया था, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन हम लोग रेस्ट मास एनर्जी, ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन है, और हमें मास दे रखा है किसका, एटम का। तो एटम को न्यूक्लियस में कैसे चेंज कर सकते हो, साउंड नहीं आ रहा, हमको न्यूक्लियस के मास लेने, तो न्यूक्लियस के मास कैसे लेंगे, देखो मैं क्यू वैल्यू का फॉर्मूला लिखूंगा। क्यू वैल्यू क्या होती है, क्यू वैल्यू होती है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में क्या लोगे आप, ये न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस, मास ऑफ, या फिर स्मॉल लिखो, मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस, या फिर ऐसे करो एम मास ऑफ एक्स, इसमें न्यूक्लियस लिखना क्योंकि हमें न्यूक्लियस चाहिए, माइनस ब्रैकेट लगाओ मास ऑफ वाई न्यूक्लियस, इसका भी न्यूक्लियस चाहिए हमें, प्लस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका मास। अब ये मास में चेंज आया, ये अभी एनर्जी नहीं आई, तो इस पूरे को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, इंटू सी स्क्वायर से, तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटू सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। पूरे को यहां से लेके यहां तक ये मास डिफेक्ट निकलेगा, मतलब मास में कितना चेंज आया, इंटू सी स्क्वायर कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास, एनर्जी निकल जाएगी। चलो अब इस एटम, इसका एटॉमिक नंबर कितना था, Z, तो इसमें Z ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस एटम में से mx में से, mx क्या है, मास ऑफ x एटम,
मैं से मैं माइनस कर दूं z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या है मास ऑफ एक्स का न्यूक्लियस बन जाएगा। एक्स वाले एटम में से एम एक्स क्या है, मास ऑफ एक्स एटम। एक्स एटम में से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मास को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, माइनस उसी तरह से वाई वाले में देखो, वाई वाले का एटॉमिक नंबर कितना है, Z-2। तो इसमें कितने प्रोटॉन, Z-2 प्रोटॉन और Z-2 ही इलेक्ट्रॉन। तो मुझे इसका न्यूक्लियस चाहिए, मुझे मास ऑफ वाई एटम दे रखा है, तो मास ऑफ वाई एटम में से कितने न्यूक्लियस कितने इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का मास, Z-2 इलेक्ट्रॉन का मास। तो Z-2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ हीलियम। हीलियम का कितना है, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी, और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम का मास, हीलियम के एटम का मास मुझे गिवन है, तो मुझे न्यूक्लियस का मास चाहिए। तो मास ऑफ हीलियम एटम में से माइनस कर दो 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, इसको स्मॉल ये वाला ब्रैकेट लगाओ, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली नहीं मत लगाओ, इसमें बड़ा ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे कर्ली वाला लगाओ, यहाँ भी कर्ली वाला, फिर इनटू इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, C², तब ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा। पूरे के साथ C² मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन तो हमें पता चली गई। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करो और आगे, तो इसको ओपन करते हैं अब ब्रैकेट्स को, mx माइनस z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस my माइनस माइनस प्लस प्लस Z-2, इसको भी अलग अलग करना चाहो तो कर लो, Z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ हीलियम एटम, ये एटम है सारे ना, My एटम है, माइनस, अच्छा ये माइनस और ये माइनस प्लस, प्लस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू C का स्क्वायर, इनटू C का स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कट रहा है यहां से, माइनस ZMe प्लस ZMe, -2Me प्लस 2Me। तो आपके पास बचेगा यहाँ पे मास ऑफ X एटम माइनस मास ऑफ Y एटम माइनस, मैंने कुछ गड़बड़ करी है, इधर भी माइनस आएगा, मास ऑफ हीलियम एटम इनटू C का स्क्वायर। तो Q वैल्यू आपकी आ जाएगी, Q वैल्यू इक्वल टू, तो अगर आपको डायरेक्टली मास गिवन है, किसके, एटम के मास गिवन है, तो अगर आप एटम के मास में से डायरेक्टली मास माइनस कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, आपको न्यूक्लियस से मास की निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप एटम के मास में से Y का एटम और हीलियम के एटम के मास को माइनस कर दोगे तो आपके पास डायरेक्टली Q वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको न्यूक्लियस के मास की निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स के मास होंगे वो आपस में कट जाएंगे। आया समझ में? If reactant that is nucleus X, if reactant that is nucleus X
is initially is initially at was initially at rest was initially at rest at rest and masses of nuclei Y and helium are and masses of Y and helium are My and Mhe respectively. ठीक है, Y एटम और हीलियम न्यूक्लियस का जो मास है उसे हमने एक्सप्रेस किया किसमें, My and Mhe. Then the find the kinetic energy of each product nuclei. Then find the kinetic energy of each product nuclei in terms of Q वैल्यू. Q वैल्यू के टर्म्स में टोटल एनर्जी Q निकल रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी Y वाले की, और हीलियम वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ Q वैल्यू. ठीक है, तो थोड़ा सा बता देता हूं मैं आप लोगों को. काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, ये आपका Q वैल्यू होगा, Q के बराबर होगा. ठीक है, ये आपका Q के बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इन्हीं की काइनेटिक एनर्जी, जो प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी होती है वही Q वैल्यू होती है. ठीक है, अब आपको कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाना है इसमें, उससे आप वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हो. ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है और इसका आंसर मुझे फिर मैं कल इसको सॉल्व करवाऊंगा.